नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक की। दोस्तों, आपने कई बार वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नाम सुना होगा, लेकिन जहां भारत की धाक चलती है और जहां भारत का एक अच्छा खासा दबदबा है, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों, ये बैंक बहुत पुराना नहीं है, नया ही है। जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी और देखा जाए तो ये एक लोकल बैंक है, इंटरनेशनल लोकल बैंक है भारत। दोस्तों, अभी तक पूरा विश्व जो है वो लोन के लिए या फिर किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फंड के लिए वो डिपेंड रहता था, या तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर या फिर वर्ल्ड बैंक के ऊपर। थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की, तो एक तरफ जहां आईएमएफ जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है और मॉनेटरी कॉपरेशन को बढ़ावा देता है। यानी कि अगर किसी देश का ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसे लोन प्रोवाइड करो, या फिर कहीं पे फाइनेंशियल क्रंच आ गया है, किसी देश में कोई शॉर्टेज है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो वहां पे भी उसे लोन प्रोवाइड करता है आईएमएफ। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक, जिससे आप इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के भी नाम से जानते हैं, वो जो है वो पॉवर्टी रिडक्शन और प्रोजेक्ट्स, जो रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं और इस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसे वो काफी सपोर्ट करता है। तो वर्ल्ड बैंक दोस्तों सामान्यतः लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है और आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। अब आज मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो दोस्तों सबसे बड़ी जो एक समस्या आती है किसी भी देश को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ, वो ये कि इनडायरेक्टली यहाँ पे अमेरिका ही है और अमेरिका का दबदबा इस पे बना हुआ है। दोस्तों, अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी का और अपने इकोनॉमिक नेटवर्क का जाल जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैलाया है, वो कहीं ना कहीं कुछ देशों के लिए प्रॉब्लम समस्या खड़ी करता है। अमेरिका इन्हीं बैंकों के सहारे जो है पूरे विश्व में यूएस डॉलर जो है उसमें उसका फ्लो मेंटेन करता है और उसको बढ़ावा देता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका का दबदबा पूरे विश्व में इसलिए भी है क्योंकि एक तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है और दूसरा वो पूरे वर्ल्ड का जो पेमेंट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डॉलर के सहारे ही चलता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ऑयल यानी क्रूड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वो इन्हीं डॉलर के मदद से ही सारा का सारा एक्सचेंज का वर्क करती है। तो यही कारण है, कुछ यही सारे रीजन है दोस्तों जिसके कारण जो है इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर का दबदबा बना हुआ था और अभी भी बना हुआ है। और अगर देखा जाए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरा विश्व जो है वो तबाह हो चुका था और हर जगह प्रॉब्लम में थी, फाइनेंशियल मार्केट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, कई देशों की इकोनॉमी डूब चुकी थी, तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही जो है एक डिसीजन लिया जाता है और उसके बाद ही जो है पूरे विश्व को फाइनेंशियल स्ट्रांग करने के लिए जो डिसीजन लिया गया और रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो देश विश्व युद्ध से तबाह हो गए थे उन्हें लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना हुई थी। ये दोनों ही बैंक जो है वो 1947 से ही वर्क कर रहे हैं और तब से लेके अभी तक इन्होंने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया है और कई देशों के जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया है। लेकिन दोस्तों फिर बात वही घूम फिर के आ जाती है कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है और इन दोनों का हेडक्वार्टर भी अगर आप देखें तो वाशिंगटन डीसी है। तो इसके कारण जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं या उनको लगता है कि उनके साथ चीट हुआ। एक छोटी सी घटना में अगर आपको बताऊं तो भारत में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था 1991 में, जिसका श्रेय जो है हम उस समय के जो सरकार थी उसे देते हैं और माना जाता है कि उस समय के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके कारण भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ और आगे चल के जो आज आप भारत में बदलाव देखते हैं या भारत की जो तस्वीर बदली है, भारत जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ है, उसके पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये भी हम लोग को स्वीकार करना चाहिए कि भारत के सामने उस समय कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं था। अगर भारत जो है वो आईएमएफ की शर्तों को नहीं मानता तो शायद भारत की स्थिति और खराब हुई होती। और ये हम सबको ही पता है कि भारत को उस समय अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया था आयात करने के लिए, सामानों को आयात करने के लिए भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूरी तरीके से खाली हो गया था। लेकिन जिन शर्तों की वजह से भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसने आगे चल के भारत की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं डैमेज किया है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ग्लोबलाइजेशन का मॉडल जिस तरह से भारत के ऊपर थोपा गया, उस तरह से चीन के ऊपर नहीं थोपा गया था। और यही कारण कि चीन जो है आज हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है अर्थव्यवस्था के मामले में, और भारत जो है उसको कहीं ना कहीं एक सेटबैक लगा है। इसमें अगर मैं थोड़ा डीप जाऊंगा तो काफ़ी लंबा ये हो जाएगा विषय, लेकिन आप ये समझें कि 1991 में किया गया भारत का रिफॉर्म वो IMF के दबाव में था, और अमेरिका चाहता था कि भारत अपना मार्केट जो है वो अमेरिका के लिए खोले, और भारत ने खोला। और आज अमेरिकन कई प्रोडक्ट्स भारत में हैं और यूरोपियन प्रोडक्ट्स भी भारत में हैं, और भारत के जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको कहीं ना कहीं झटका लगा था, और भारत का जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसको झटका लगा था, और आज भी उस झटके को महसूस किया जा सकता है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक था भारत के लिए 1991 में अकॉर्डिंग टू IMF इकोनॉमिक रिफॉर्म करना। वहीं न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो भारत को एक एज देता है, एक बढ़त देता है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो लगभग सारे डेवलपिंग नेशन ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का हिस्सा है। और हालांकि इसका हेडक्वार्टर तो शंघाई में है, लेकिन इसके साथ साथ भारत में भी जो गुजरात का गिफ्ट सिटी है जो धोलेरा में है, वहां पे जो है इसका जो है एक रीजनल सेंटर बना हुआ है, रीजनल ऑफिस बना हुआ है। अब यहाँ पे भारत का दबदबा कुछ यूं है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी लोन वगैरह दिए जाते हैं वो सारा का सारा इंडियन रुपीज में होता है या फिर युआन में होता है, यानी चीन की मुद्रा में होता है या फिर भारत की मुद्रा में होता है। दूसरा, न्यू डेवलपमेंट बैंक एक ऑप्शन देता है विकासशील देशों को कि वो वर्ल्ड बैंक या IMF के पास ना जाके न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास आए और अपने देश के जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है या रोड प्रोजेक्ट है या क्लीन एनर्जी प्लांट का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए सहायता ले सकते हैं, उसके लिए लोन ले सकते हैं इस न्यू डेवलपमेंट बैंक से। और दूसरी जो खास बात है दोस्तों वो ये कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो एक फॉरेन एक्सचेंज का जो शॉक झटका लगता है, जब आप US डॉलर से लोन लेते हैं तो उस समय फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी देखा जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम करता है यह हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक। हालांकि आज इसके 11 मेंबर हो चुके हैं। जब इसका स्थापना हुआ था तो उसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना इसके मेंबर हुआ करते थे। साउथ अफ्रीका ने सन 2010 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया तो उसके बाद वो मेंबर बना। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो अल्जीरिया भी है, इथियोपिया भी है, उज्बेकिस्तान भी है, इजिप्ट भी है, बांग्लादेश भी है। ये सारे के सारे आज इसके मेंबर बन चुके हैं। कुछ शर्तें मान्य होती हैं दोस्तों। अगर आप न्यू डेवलपमेंट बैंक के, INDB बैंक के अगर आप शेयर को परचेज करते हैं और वहाँ पे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटल प्रोसेस को पूरा करते हैं जो वहाँ के गवर्नर कहते हैं, तो गवर्नर की मेजॉरिटी से इसका मेंबर बनाया जा सकता है। तो इसकी जो शर्तें हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हैं इन कंपैरिजन टू IMF वर्ल्ड बैंक की अगर देखी जाए। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो ऋण की जो शर्तें हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे लोन वगैरह किया जाता है, जो यहाँ पे चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटल प्रोसेस, वो भी काफ़ी ईजी हैं। और इसे आप डेवलपिंग नेशंस का या ग्लोबल साउथ का बैंक कह सकते हैं, क्योंकि इसके मेंबर देशों को देखें तो वो सारे के सारे या तो डेवलपिंग हैं या फिर अभी अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है जो मुझे लगता है न्यू डेवलपमेंट बैंक को आगे तक लेके जाएगी, और जितने भी मेंबर देश हैं वो कहीं ना कहीं इसमें अपनी भागीदारी बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर परचेस करना होता है, और अभी हाल ही में जिम्बाब्वे भी इसका मेंबर बन गया है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जो कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव है IMF और वर्ल्ड बैंक का, और कहीं ना कहीं ये पावर बैलेंस कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में, यानी कि वेस्टर्न पोल और ईस्टर्न पोल के बीच में। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।